तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में है, सहसंबंध शोध के बारे में। और जैसा इसका नाम से पता चलता है, ये मिनिमम दो वेरिएबल्स का बात है। जब संबंध की बात होगी तो संबंध में तो एक तो होगा नहीं, एटलीस्ट टू पर्टिकुलर वेरिएबल शुड बी देयर, दो वेरिएबल होने चाहिए, है ना। तो ये दो वेरिएबल के बीच का ये रिलेशनशिप बताने की कोशिश कर रहा है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च इज टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च that focuses on examining the relationship between two or more variables. It aims to determine whether there is a statistical relationship or correlation between variables without implying causation. Here are the steps. तो आप समझिए कि कोरिलेशनल रिसर्च जो है, ये सबसे पहला ही लाइन में आपको दिख रहा है कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और इसको बोला गया क्योंकि जनरली हम लोग जब दो चीजों के बीच में संबंध देखते हैं तो हम तुरंत ये बोल देते हैं कि ये जो है उसको प्रभावित कर रहा है ना। जैसे मैं बोलूं कि हाइट और आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपका वेट, जैसे हम हाइट और इसके वेट के साथ हम देखें कि हाँ, अगर कोई संबंध है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो आपका वेट भी बढ़ रहा है, और हम एक कंक्लूजन ले लें कि जिसका जितना ज्यादा हाइट होगा उसका उतना ज्यादा वेट होगा, और हाइट का वेट के ऊपर असर है। ये कंक्लूजन लेना कहीं ना कहीं एक व्हाट यू कैन से मिसकंसेप्शन को दिखाता है, क्योंकि हाइट का वेट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये चीज जो है आप एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करके या आप बोलें एक कॉजल कॉम्परेटिव स्टडी करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल रिलेशनशिप से ये नहीं पता। तो ये एक रिलेशनशिप स्टडी जो है सिर्फ ये बताता है कि दोनों वेरिएबल आपस में संबंधित हैं और उनका नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है। कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव रिलेशनशिप में है, नेगेटिव रिलेशनशिप में है, या कोई कर्विलिनियर रिलेशनशिप भी होता है, लेकिन अगर सिंपल बात करें पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, और या कि कोई रिलेशनशिप में नहीं या जीरो रिलेशनशिप में है। तो ये रिलेशन सह संबंध जो है, ये इतना ही बताता है। ये कभी भी ये नहीं बताता है कि इसका असर उसके ऊपर हो रहा है या दूसरे का असर दूसरे के ऊपर। इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट दोनों के बीच में आप संबंध देख रहे हैं। आप ये बोलिएगा कि अगर हम इंटेलिजेंस को बढ़ाते जाएंगे इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, या इंटेलिजेंस का कुछ ऐसा कम या ज्यादा करके हम इस तरह से कुछ एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म तैयार कर दें जिससे कि हम इंटरेस्ट को उस तरह से ही व्हाट यू कैन से मैनिपुलेट कर सके, या उसी तरह से इंटरेस्ट को भी हम एक तरह से सिद्ध कर सकें कि ये इसी के द्वारा प्रभावित हो रहा है। तो ये कोरिलेशन इतना करके नहीं देता है। कोरिलेशन जो है सिर्फ आपको, कभी कभी तो हम ये भी बताते हैं कि एक प्री एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। एक एक्सपेरिमेंट करने के पहले, एक एक्सपेरिमेंट जब करते हैं, या कॉजल कंपैरेटिव जो करते हैं, आगे का टॉपिक कॉजल कंपैरेटिव ही है। कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के पहले का एक प्री स्टडी जो है वो रिलेशनल स्टडी होता है, जिसमें हमें कभी अगर कि दो वेरिएबल के बीच में कुछ संबंध दिखेगा तभी तो हम जाके फिर सोचेंगे कि इसको देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट भी करता है, कुछ इसमें बढ़ाने से घटाने से क्या दूसरे पे भी इसका कुछ उस तरह का असर होता है क्या। तो ये हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने से पहले का एक स्टडी के रूप में ले सकते हैं। ये कॉज नहीं बताता है। कॉज एंड इफेक्ट के लिए आइदर यू हैव टू गो फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और आपको कॉजल कंपैरेटिव स्टडी या एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी करना होता है। ये सिर्फ आपको रिलेशनशिप बताता है एंड रिलेशनशिप का डायरेक्शन बताता है, अगर है तो। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप्स में पहले हम रिसर्च क्वेश्चंस अपना बना ले। अगर आपके पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल यू माइट वांट टू इन्वेस्टिगेट वेदर देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन
स्टडी आवर्स एंड एग्जाम स्कोर्स, है ना। स्टडी आवर्स का एग्जाम स्कोर के साथ कोरिलेशन है कि अब देखिए कहीं पे स्टडी आवर्स लिखा हुआ है 4 घंटा, 5 घंटा, किसी ने बोला 6 घंटा, किसी ने बोला 7 घंटा, और ऐसे करके आपका एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल है और उनका एग्जाम का स्कोर अवेलेबल है। आप ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप एक स्टैटिस्टिक्स करके कोरिलेशन निकाल के बता दें, कोरिलेशन निकलेगा। लेकिन अगर आपको अगर ये देखना है कि स्टडी आवर्स का इफेक्ट होता है एग्जाम स्कोर्स पे, तो आप पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेके कॉन्टिन्यूअसली ऑब्जर्व करना होगा। दूसरे सारे कंडीशन को कंट्रोल करके, दूसरे सारे कंडीशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि दोनों ग्रुप जो है और सारे कंडीशन पे एक जैसे हो। जितना बॉयज इसमें हो उतना बॉयज दूसरे ग्रुप में हो, जितने गर्ल्स उतने इसमें हो उतना दूसरे ग्रुप में गर्ल्स हो। जो बैकग्राउंड जिस कॉन्टेक्स्ट जिस तरह के स्कूल से पहला ग्रुप आता है दूसरा ग्रुप उसी बैकग्राउंड से आता हो, ये सारा चीज को जब आप मैच करा देंगे और फिर आप स्टडी आवर्स को बढ़ाएंगे और दूसरे में स्टडी आवर कुछ अलग रखेंगे। एक जगह मान लीजिए आप 1 घंटा रखते हैं, किसी जगह आप 2 घंटा रखते हैं, एंड यू देन आप उसके बाद उनका एग्जाम लेके देखते हैं कि एग्जाम स्कोर में क्या अंतर आता है। उस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगा तब कॉज एंड इफेक्ट का पता चलेगा। लेकिन आपके पास स्टडी आवर का लिस्ट है, आपके पास एग्जाम स्कोर का लिस्ट है, आपने एक कोरिलेशन निकाल दिया, तो सिर्फ रिलेशनशिप पता चलेगा। व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स, वो चीजें जो है हम इसमें नहीं देख पा रहे। तो रिलेशनशिप जो है आपका, मान लीजिए आपके स्टडी में रहा कि स्टडी आवर्स का क्या रिलेशनशिप है एग्जाम स्कोर के साथ, तो आप इसको कर सकते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन बना सकते हैं। देन यू सेलेक्ट दी वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आपका क्या हो गया, स्टडी आवर्स हो गया, यहाँ स्टडी आवर्स है और दूसरे में आपका एग्जाम स्कोर है। और दोनों जो है क्वांटिफिकेशन हो सकता है। एग्जाम स्कोर का तो क्वांटिफिकेशन होता ही है, स्टडी आवर्स भी आप लिख सकते हैं कितने मिनट्स में है और या कितने आवर्स में है। चूज ए रिसर्च डिजाइन, आप एक रिसर्च डिजाइन चूज करें। जनरली हम लोग जैसे बताया गया था आपको, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या सर्वे रिसर्च हम लेते हैं, है ना। ऑब्जर्वेशनल या जैसे यहाँ लिखा ही हुआ, इंस्टीट्यूट यूजेस ऑब्जर्वेशनल और सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन या सर्वे मेथड यूज करते हैं। और उसके बाद जो भी डेटा कलेक्ट हो जाए, डेटा के नेचर को देखते हुए यू डिसाइड कि आप पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे, कि स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर निकालेंगे, कि पॉइंट बाय सीरियल निकालेंगे, कि बाय सीरियल निकालेंगे, कि आपका क्रैमर्स भी निकालेंगे। ये किस तरह से आप करेंगे, ये आपका जो डेटा का नेचर या रिसर्च क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे डेटा आने के बाद। एंड देन यू गो फॉर डेटा कलेक्शन, डेटा इसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे। और डेटा एनालिसिस करने के बाद आप ये पता करेंगे कि रिलेशनशिप जो निकल के आया दोनों वेरिएबल के बीच में, वो किस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमनली उसी को यूज किया जाता है। उसके बाद रैंक कोरिलेशन है, स्पेसमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है। और ज्यादातर आपका रैंक ऑर्डर जब आपका कोई नॉन पैरामेट्रिक कंडीशन हो, छोटा सैंपल हो, उस समय यूज किया जाता है। पियर्सन कोरिलेशन जो है वो ज्यादातर पैरामेट्रिक कंडीशन हो, लार्ज सैंपल हो तो कॉन्टिन्यूअस स्केल में डेटा हो तो वहां हम लोग यूज करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में डेटा होगा तो रैंक ऑर्डर हम लोग यूज करेंगे। स्टैटिस्टिकल पार्ट को मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कभी स्टैटिस्टिक्स का क्लास सब अलग से करेंगे, वहां पे हम लोग इसको मैथमेटिकल वे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट थ्योरी में इसको हम लोग सीख ले। देन इट कैन बी आल्सो पॉइंट बाय सीरियल, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन तब निकालते हैं जब आपका एक वेरिएबल जो है वो ऑर्डिनल स्केल में हो, है ना, कैटेगरिकल स्केल में, और एक जो है वो कॉन्टिन्यूअस में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मार्क्स हो गया, मार्क्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्केल में आपको 10 मार्क्स मिल सकता है, 10.2 मिल सकता है, 10.5 मिल सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूअस स्केल में हो गया। और डाइकोटोमस स्केल में या कैटेगरिकल का एक टाइप डाइकोटोमस है जिसमें दो वैल्यू हो सकता है, जैसे कि आपका पास या फेल, है ना, या आप बोल सकते हैं
आइदर ही इज अ बॉय और ही इज अ गर्ल, है ना। अगर इस तरह से हम कुछ डाइकोटोमस दो दो कैटेगरी में अगर हम, या हम बोले सोशली एडजस्टेड, सोशली नॉन एडजस्टेड अचीवमेंट स्कोर देखें। सपोज एक एग्जांपल अभी बना रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास अचीवमेंट स्कोर्स है ना, बच्चों का अचीवमेंट स्कोर है, और आपके पास एक टूल से आपने डिसाइड करके रखा है कि ये बच्चे सोशली एडजस्टेड कैटेगरी के हैं और दूसरे बच्चे जो है सोशली नॉट एडजस्टेड कैटेगरी के हैं। तो आप ये देखेंगे कि उनका जो मार्क्स का रेंज आपने डाल दिया, और उसके बाद वो जो बच्चा एडजस्टेड है तो उसको 1 से डिनोट कर रहे हैं, नॉन एडजस्टेड है तो उसको 0 से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे उसके मार्क्स कितना है और वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, 1 में है कि 0 में है। सेकेंड स्टूडेंट्स मार्क्स 1 में है कि 0 में है। तो इस तरह से उनका एक तो आएगा पूरा मार्क्स दिखेगा आपको कॉन्टिन्यूअस स्केल में, दूसरा में आपको सिर्फ 1 0 1 0 इस तरह का दिखेगा। तो आप इस तरह का जब आपका वेरिएबल्स रहते हैं, आप यहाँ पे क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, आपको ये देखना है कि बच्चों का जो मार्क्स है उनके सोशल एडजस्टमेंट के साथ कुछ रिलेशनशिप है क्या, है ना। तो सोशल रिलेशनशिप जो है, सोशल एडजस्टमेंट को अब दो कैटेगरी में डिसाइड किया गया है, सोशली एडजस्टेड, सोशली मैल एडजस्टेड। और अचीवमेंट मार्क्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस में है। आप दोनों में फिर रिलेशनशिप निकालने के लिए आपको पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन यूज करना पड़ेगा, और उसको यूज करके आप बना सकते हैं। The results of the classification we provide with, अब जैसे भी हम कोरिलेशन निकालते हैं, ज्यादातर कोरिलेशन जो है वो आपका -1 से +1 के बीच में आता है। एंड आई विल टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में हम बात करेंगे जब इसमें प्रेजेंटेशन में आएगा कि -1 +1 और ये सब रिलेशनशिप को और किस तरह से हम उसको समझ, या उसको डिटेल को मैं आगे बताऊंगा, है ना, क्योंकि उसको डिटेल में भी मैंने लिखा है आगे। उसके बाद जैसा आपका कोरिलेशन आएगा उसके आधार पे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे कि आपका रिलेशनशिप, अगेन द सेम क्वेश्चन, रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है कि नहीं। बिकॉज इन रिसर्च, हाँ हम लोग स्कूल तक पढ़े, हम लोग रिलेशनशिप को रिलेशन निकालें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, माइल्ड को रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और माइल्ड नेगेटिव है, स्लाइट नेगेटिव है। इस तरह से हम लोग कंक्लूजन लेते थे जब हम स्कूल स्टेज में कोरिलेशन या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन अब जब रिसर्च लेवल पे हम जब आते हैं तो रिलेशनशिप का वो सब फैक्टर तो देखना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, लेकिन इसके साथ साथ मेजर थिंग हैज टू बी सीन इज कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। और सिग्निफिकेंट यहाँ पे भी वही है जो कि हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के समय, जिस समय इनको हमने उस समय भी समझा था, यहाँ पे भी कोरिलेशन निकालने के बाद हमको पी देखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर देखना होगा। तो वो पी जो है अगर आपका 0.05 से नीचे है, 0.05 या उससे नीचे है, तो रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास पॉजिटिव रिलेशनशिप प्लस में आया रिलेशनशिप, मान लीजिए 0.12 करके आपका रिलेशनशिप निकला, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट देख के +0.2 करके आपको लगता है कि नहीं ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है और माइल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, आपका इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ सैंपल को देखें, और सैंपल देखने के बाद आप देखें कि उस पर्टिकुलर सैंपल के लिए सिग्निफिकेंट होने के लिए रिलेशनशिप वैल्यू कितना होना चाहिए, ये कहने का मतलब 0.05 पे उसका कितना वैल्यू होना चाहिए। और अगर आपको दिखता है कि नहीं वहाँ वैल्यू 0.32 चाहिए, तो आपका 0.12 निकलने के बाद भी आपका रिलेशनशिप जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट पॉजिटिव रिलेशनशिप निकलता है, एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। वो हो सकता है दूसरे कारण से आ गया हो, उसको हम नोटिस नहीं कर सकते हैं, उसको लेके हम कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते हैं, आगे जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल रिलेटेड है, अनटिल अनलेस आपका पी जो है 0.05 या उससे नीचे आ जाए। तो जब ये 0.05 या उससे नीचे आता है, देन यू कैन टॉक अबाउट कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है।
और उसके बाद हम कुछ उस वेरिएबल के बारे में बात कर सकते हैं। तो ये सब उसी पे रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू जो मैं बता रहा था कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है। नाउ पॉजिटिव कोरिलेशन जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जब दो वेरिएबल, ऐसे दो वेरिएबल हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे दो वेरिएबल जो कि एक जैसे, व्हाट यू कैन से, वेरी करते हैं। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, अगर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के वेरिएबल को हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन का वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, इन अ स्टडी ऑन एक्सरसाइज एंड हार्ट रेट। आप ये जानते हैं कि आप जितना एक्सरसाइज करिएगा, आपका एक्सरसाइज ज्यादा आवर्स का होगा, आपका हार्ट रेट भी वैसे ही बढ़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। अ, कुछ अलग एग्जांपल है। ओके, हाँ सही है। तो आप ये जान सकते हैं कि आपका जो जैसे आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो आपका हार्ट का भी एक्सरसाइज उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। और ये इंटरप्रिटेशन उस तरह से किया गया है, आपका हार्ट का हेल्थ भी उतना अच्छा होता है। जितना ज्यादा एक्सरसाइज उतना अच्छा आपका हार्ट का हेल्थ, और इसलिए आपका हार्ट डिजीज जो है वो कम होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन इस तरह से काम करता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का और एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतने ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी यू हैव एंड नंबर ऑफ आइटम्स यू कैन बाय। सो जैसे जैसे आपका नंबर अमाउंट ऑफ मनी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका आइटम्स भी आप ज्यादा खरीद पाएंगे। नेगेटिव कोरिलेशन में उल्टा होता है। नेगेटिव रिलेशन में एक के बढ़ने से दूसरा घटता है, या वाइस वर्सा, एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर इंस्टेंस, इन ए स्टडी एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग फंक्शन। तो आप देखिए, जितना ज्यादा आप स्मोकिंग करेंगे, लंग फंक्शन जो है उतना ज्यादा पुअर होते जाएगा। तो ये एक तरह से नेगेटिव कोरिलेशन है। और एग्जांपल आपको बता रहे हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ द कार, कार का स्पीड आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, आपका टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस विल बिकम लेस, है ना। जितना ज्यादा स्पीड से जाएंगे उतना ही कम टाइम लगेगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। और जैसे ही आप स्पीड घटाने लगते हैं, टाइम फिर बढ़ने लगता है। जीरो कोरिलेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें कि आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, दो चीजों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे मैं बताऊं, आपका आपका रिलीजन, रिलीजन तो सोचिए, वो तो आपका इसके ऊपर चला जाता है। और यू कैन से दिस इज नॉट एन कॉन्टिन्यूअस स्केल। लेकिन आपका, व्हाट यू कैन से, आपका एग्जांपल दिया जाए, जैसे जीरो कोरिलेशन, जैसे आपका फूड हैबिट्स। ओके, आपका फूड हैबिट्स, लेकिन ये भी एक कॉन्टिन्यूअस स्केल नहीं होगा। आप कितना देर सो, हाँ, दिस वन कैन बी वन एग्जांपल। आप कितने देर सोते हैं और आप कितना खाते हैं, है ना। अगर इसके ऊपर स्टडी किया जाए तो ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, इसके इस तरह का दूसरी चीजें भी आ सकती है सामने, लेकिन जैसे यहाँ लगता है कि इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि जो कम सोएगा वो कम खाएगा, जो ज्यादा खाएगा, जो ज्यादा सोएगा वो ज्यादा खाएगा। इस तरह की बातें नहीं होती है। ऐसे सोने का, आपके खाना कितना आप खाएंगे, बिकॉज नाउ इट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस स्केल में है। सोने के आवर्स को आप ले सकते हैं, और खाना आप कितना खाएंगे वो भी एक अमाउंट में आप मेजर कर सकते हैं। तो सोने पे डिपेंड करेगा। ये आप इसको उस तरह से नहीं सोचें कि हाँ कोई बहुत ज्यादा खा के सो गया बहुत देर तक, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन आप कम सोते हैं तो कम खाइएगा,
इसी बात नहीं है, और ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा खाएंगे। तो ये एक जीरो कोरिलेशन का एग्जांपल आप सोच सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है एक, हाँ, एक एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं। जैसे कि आपके शू साइज का आपके इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है ना। आपका शू साइज बड़ा होगा तो आपका आईक्यू ज्यादा होगा, आपका शू साइज कम है तो आपका आईक्यू लेस होगा। तो ये भी एक जीरो कोरिलेशन का। नाउ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जैसे नाम से ही है कि जो कोरिलेशन प्लस वन या माइनस वन से जितना करीब होगा वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। आइदर इट विल बी हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन और हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। और परफेक्ट कोरिलेशन भी एक है, परफेक्ट कोरिलेशन जबकि वन हो या माइनस वन। ये आपका आइडियल कंडीशन में होता है। सोशल या बिहेवियरल साइंस में इस तरह के परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होते, है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि यू विल गेट पर प्लस वन ऑफ टाइप ऑफ कोरिलेशन, है ना। क्योंकि हमारा स्टडी जो है वो ह्यूमंस के ऊपर होता है, और ह्यूमंस में आप बिहेवियर पे या वेरिएबल पे जो आप स्टडी करते हैं वहाँ प्लस वन या माइनस वन की वैल्यू लेके आना ये पॉसिबल नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो परफेक्ट वन और परफेक्ट नेगेटिव की बात नहीं होती है। और तो ये आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें जो है, लेकिन आप वन के करीब हो सकते हैं और माइनस वन के भी बहुत करीब हो सकते हैं, मे नॉट बी परफेक्टली वन और माइनस वन। सो आप साइंस के स्टडी में ऐसा कर सकते हैं, है ना, साइंटिफिक स्टडीज में ऐसा हो सकता है, लेकिन बिहेवियर साइंसेस में इस तरह की बातें नहीं होती है। जैसे यहाँ के एग्जांपल दिया है, स्टडी ऑन टेम्परेचर एंड आइसक्रीम सेल्स स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन माइट सजेस्ट। आप सोच सकते हैं गर्मी के दिनों में आइसक्रीम ज्यादा बिकता है, जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा आइसक्रीम बिकेगा, तो ये प्लस वन के नजदीक जाएगा, है ना। और उसी तरह से आपका नेगेटिव कोरिलेशन भी, कन्वर्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कुड इंडिकेट दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सेल्स ऑफ हॉट चॉकलेट डिक्रीज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, हॉट चॉकलेट जो खाते हैं लोग, वो आपका उसका डिमांड जो होता है डिक्रीज हो जाता है। और ये देखा गया है, ये है स्टडी या सर्वेज में ये मिला हुआ है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। आपको ऐसा नहीं कि हम 0.12 0.13, ये वन के काफी नजदीक है, 0.8 0.9 इस तरह के वैल्यूज है कोरिलेशन अगर देखा जाए। वीक कोरिलेशन का मतलब हो गया जो ये बता रहा था, 0.12 पॉइंट, या सिग्निफिकेंट ही नहीं है, इतना लो लेवल का कोरिलेशन जब निकलता है तो वो आपका नॉन लीनियर कोरिलेशन, जब आपका कोई डायरेक्शन ही आप श्योर ना कर पाए, है ना। पॉजिटिव में आपका एक डायरेक्शन जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ दूर तक वहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, फिर आपको दिखेगा कि नहीं, फिर नेगेटिव ट्रेंड आ रहा है, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह की जब कोरिलेशन का सिचुएशन होता है तो वो और इस तरह के सिचुएशन भी हैं। यहाँ एग्जांपल एक दिया गया है, बिकॉज मेनी एग्जांपल्स आर देयर, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि हाँ कुछ समय तक तो वो बढ़ा, फिर वो दोनों वेरिएबल अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पहले एक डायरेक्शन में मूव किए फिर अलग डायरेक्शन में मूव किए। एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, स्टडी आवर्स एंड लेवल ऑफ अटेंशन, है ना। तो ऐसा देख सकते हैं आप कि स्टडी आवर्स आप बढ़ा रहे हैं, एक तो बढ़ रहा है, और ऐसा आप देख सकते हैं कि पहले कुछ समय तक तो आपका अटेंशन भी बढ़ेगा, है ना, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर और वन आवर, ये वो जो आपका अटेंशन जो है फिर नीचे चला जाए। तो ये जो तरह का सिचुएशन है, ये आपका कहीं ना कहीं नॉन लीनियर कोरिलेशन को दिखाता है, जिसमें कि आपका जो वर्टिकल से ग्राफ जो है वो आपका लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, उसमें क्वाड्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्राफ सब बनेगा। In a study on effect of fertilizer on plant growth, there might be non-linear process। यहाँ पर वैसे ही दिया गया, आप देख सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर और प्लांट ग्रोथ। फर्टिलाइजर डालेंगे तो प्लांट ग्रोथ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना फर्टिलाइजर डाल दें
या उल्टा होने लगे, फिर प्लांट ही खत्म हो जाए। तो ये स्पूरियस कोरिलेशन ऐसा हो सकता है कि आपको स्पूरियस कोरिलेशन मतलब आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि दो वेरिएबल रिलेटेड है, बट इट दे मे नॉट बी रिलेटेड। कोई तीसरा वेरिएबल है जिसके कारण वो रिलेटेड दिख रहा है ना। यहाँ जैसे एग्जांपल दिया गया, बिकॉज सबके लिए फिर एग्जांपल क्रिएट करूँ तो समय लगेगा, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जांपल। देयर माइट बी a correlation between the sale of ice cream and the number of drownings during the summer month, है ना। जैसे यहाँ बताया गया कि आइसक्रीम जो है उसका जो सेल है वो, वो जितना ज्यादा हो रहा है उतना ही ज्यादा बच्चों का पानी में डूबने की घटनाएं भी हो रही। ये कोरिलेशन मान लीजिए कोई दिखाया है ना, कोई दिखाया स्टडी करके कि देखिए आइसक्रीम का सेल जो है ना वो बढ़ गया है हर दिन। पहले 1000 पीस बिक रहा था, फिर दूसरे दिन 1200 पीस, फिर 3000 पीस, ऐसे करके बढ़ रहा है। और देखिए बच्चे का जो जो पानी में बह जा रहे हैं या डूब रहे हैं या एक्सीडेंट कर रहे हैं उनकी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और इसको दोनों को मैं रिलेशन में बोलूँ, ये दोनों रिलेशनशिप में है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ मैं ये भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम अगर इसको कॉज एंड इफेक्ट के रूप में देख लें तो हम कितना बड़ा गलती करते हैं। क्योंकि यहाँ ये दोनों का कोई रिलेशनशिप है नहीं, हमें दिख रहा है। अगर हम कोरिलेशन निकाल दें ये दोनों का कि नंबर ऑफ आइसक्रीम सेल्स और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो ये जैसे निकालेंगे आपको एक रिलेशनशिप निकल जाएगा। लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट तो ये है कि जब गर्मी पड़ता है तो बच्चे जो हैं वो बाहर ज्यादा निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के कारण वो ज्यादा ये जो आउटिंग के कारण जो आउटडोर एक्टिविटी जो कर रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके कारण ये एक्सीडेंट सब हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ आइसक्रीम और समथिंग लाइक। तो ये स्पीरियस कोरिलेशन जो है ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक टाइप का कोरिलेशन। देन पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन जो है, यहाँ पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि कभी कभी हमें ये दिखता है कि दो से ज्यादा वेरिएबल हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सपोज योर सपोज आई वांट टू से कि आपका अभी मैं अपने से एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिताजी का अटेंशन, मदर्स अटेंशन, फादर्स अटेंशन टुवर्ड्स द चाइल्ड, और बच्चे का अचीवमेंट स्कोर, है ना। बच्चे का अचीवमेंट स्कोर क्या है, बच्चे पिताजी कितना अटेंशन दे रहे हैं और मदर कितना अटेंशन दे रही है, और बच्चे का अचीवमेंट स्कोर। ये अगर आपको देखना है इनके बीच में रिलेशन, तो आपका ऐसा अगर आपके घर में ये पता है कि माँ भी टाइम दे रही है, पिताजी भी टाइम दे रहे हैं, और आप एक स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं हम सिर्फ देखें कि माँ का क्या अटेंशन का असर होता है बच्चे के अचीवमेंट के ऊपर, तो आपको पार्शियल आउट कर देना पड़ेगा पिताजी के अटेंशन टाइम को। तो इस केस में, इस तरह के केस में आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का वेरिएशन को कांस्टेंट करना पड़ता है या फिक्स करना पड़ता है, और फिर दो दो दूसरे दोनों वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप देखना पड़ता है। पार्शियल कोरिलेशन उस तरह का केस है। जैसे आप यहाँ देखिए, पार्शियल कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स while controlling the influence of one or more other variables। दूसरे वेरिएबल सबको कंट्रोल कर देते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, स्टडीइंग एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड हैप्पीनेस व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर एजुकेशनल लेवल, है ना। इनकम और हैप्पीनेस रिलेशनशिप मान लीजिए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि नहीं कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन लेवल जो है वो भी इससे रिलेटेड है। एजुकेशन लेवल जो है वो भी आपका प्रभावित करता है हैप्पीनेस को। तो लेकिन अगर आपको स्टडी में यही देखना है कि इनकम का क्या असर, सिर्फ इनकम का क्या असर होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एजुकेशन जो लेवल का जो फैक्टर है, वेरिएबल जो है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब रिलेशनशिप देखना होगा। तो ये पार्शियल कोरिलेशन का एग्जांपल है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज होते हैं, और इसके हिसाब से आपके स्टडी का जो नेचर होगा या ऑब्जेक्टिव होगा उस समय उस तरह का कोरिलेशन हम यूज कर सकते हैं।
और उसी तरह से जिस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपके डेटा कलेक्शन का जो स्केल है, उसका नेचर जो है वो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, आपका कैटेगरिकल स्केल है, डाइकोटोमस आपके डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उस समय आपको सोच के फिर डिसीजन लेना है कि कौन सा कोरिलेशनल स्टडी इसमें करना है, पार्शियल कोरिलेशन करना है कि रैंक ऑर्डर करना है कि पियर्सन करना है। जैसे यहाँ दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन। सबसे कॉमन पियर्सन कोरिलेशन है, जब पैरामेट्रिक केस के कंडीशन सब फुलफिल हो, आपका नॉन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डेटा हो, सैंपल साइज लार्ज हो, और आपका जो डेटा कलेक्शन जो आप कर रहे हैं वो आपका कॉन्टिन्यूअस स्केल में हो, तो आप पैरामेट्रिक आप पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट करते हैं। यही सबसे ज्यादा यूज होता है। रैंक कोरिलेशन जब करते हैं, जब आपका नॉन पैरामेट्रिक कंडीशन को मेट करें, सैंपल साइज कम होने के केस में भी करते हैं, और जब आपका डेटा जो ऑर्डिनल हो, है ना, ऑर्डिनल जैसे रैंकिंग हो, रोल नंबर हो, है ना, बर्थ ऑर्डर हो, इस तरह का सिचुएशन में हम रैंक कोरिलेशन को निकालते हैं। और कैंडल्स डाउ जो है ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। और इसमें दो वेरिएबल दोनों जो ऑर्डिनल स्केल में हो उनके लिए ये है, और ये सिर्फ थ्योरी बताया जा रहा है, अनटिल अनलेस इसका प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लेके सॉल्व नहीं किया जाए तो वो एक अलग चैप्टर हो सकता है। पॉइंट बाय सीरियल मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बता दिया कि एक जो है आपका कॉन्टिन्यूअस हो और एक डाइकोटोमस हो। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था आपको कि जो अचीवमेंट टेस्ट अचीवमेंट स्कोर है, और आप सोशली एडजस्टेड है कि सोशली मैल एडजस्टेड है। पाई कोफिशिएंट जो है ये भी आपका, दो जब वेरिएबल दोनों डाइकोटोमस है ना, दोनों डाइकोटोमस हो, जैसे आपका जेंडर हो सकता है एंड मेल एडजस्टमेंट हो सकता है। जेंडर में आप दो कैटेगरी कर दीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स, और एडजस्टमेंट में दो कैटेगरी कर दीजिए, एडजस्टमेंट एडजस्टेड स्टाइल एंड मेल एडजस्टेड स्टाइल। तो जेंडर का कोई रिलेशनशिप है क्या आपका एडजस्टमेंट के साथ? अगर आप ये रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, then you go for pi coefficient। ग्रामर्स भी जो है ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक है। इसमें कॉन्टीजेंसी टेबल बनाते हैं, आपका 2x2 टेबल हो, 4x4 टेबल हो, इस तरह के टेबल बना के, या 4x2 हो, इस टेबल बनाने के बाद आप इसको कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी मैं बता दिया आपको, कोरिलेशन कोफिशिएंट +1 से -1 तक लाई करता है, और +1 से जितना नजदीक होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा पॉजिटिव, और -1 से जितना नजदीक होगा स्ट्रांग होगा नेगेटिव, और जीरो तो कोरिलेशन आपको जान रहे हैं, इसका केस भी मैंने बताया। देन द केस इज देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में भी डिस्कस किया हूँ। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी एक तरह से सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे भी हम जनरली जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं n-2 करके निकालते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें समझाया भी था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर ए कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक दैट आर फ्री टू वेरी, है ना। तो आप दो कॉलम में जब वैल्यू को रख रहे हैं वेरिएबल को, और आप को रिलेशन निकाल रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक कॉलम में n-1 जो है वेरिएबल अपना फ्रीडम ले सकता है कोई भी वैल्यू लेने के लिए एक्सेप्ट वन, और दूसरे कॉलम में भी n-1 ले वेरिएबल जो है वो फ्रीडम ले सकता है। इसलिए टोटल n जो होगा उसमें से दो माइनस करके आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकलेगा। एक कोरिलेशन के स्टैटिस्टिक्स जब आप कैलकुलेट करके टेस्टिंग करते हैं, इसमें पी वैल्यू भी मैंने आपको बताया है। पी वैल्यू जो है वो आपका 0.05 या उससे कम होगा, तो आपका वो सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि अल्फा लेवल क्या है, 0.05 होता है, क्योंकि
सोशल साइंसेज में हम लोग 0.05 या 0.01 को लेते हैं, मिनिमम 0.05 होना चाहिए, है ना। सिग्निफिकेंस लेवल वही है आपका 0.05 या उससे नीचे रहेगा तो आपका सही है, मतलब एक सोशल साइंस की स्टडी में 0.05 ही सिग्निफिकेंस लेवल होता है। हाइपोथेसिस में भी, नल हाइपोथेसिस में हम ये बोलते हैं कि कोरिलेशन नहीं है, यहाँ देख सकते हैं देयर इज नो कोरिलेशन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में देयर इज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अल्टरनेटिव का नॉन डायरेक्शनल फॉर्म है, मैंने बोला है कि नॉन डायरेक्शनल में ही बनाने से अच्छा होता है क्योंकि ये टू टेल टेस्ट कराता है। अगर आप ये बता दें कि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये वन टेल हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से आपका क्रिटिकल वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा, है ना। तो क्रिटिकल वैल्यू जो है और उसमें चांसेस ऑफ ये, तो ऐसे भी मैंने बताया था कि ज्यादातर स्पेयरिंगली हमको टू वन टेल टेस्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए वन टेल टेस्ट को, क्योंकि हम एरर कर सकते हैं और चीजें पूरी तरह से उल्टी हो सकती है और इसके कारण हमें ध्यान रखने की जरूरत है। देन कैलकुलेटिंग द पी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सीइंग द टेबल। टेबल आप देखने के बाद आप जो भी आपका वैल्यू टेस्ट का जो भी वैल्यू आता है, जो भी आप कोरिलेशन निकालें, आप रैंक ऑर्डर निकालें, आप पियर्सन निकालें, आप क्रैमर्स भी निकालें, जिससे भी आपने कोरिलेशन निकाला उसको फिर आप टेबल से देखेंगे और टेबल से देखने के बाद आप देखेंगे कि पी वैल्यू कितना आ रहा है। और ये पी वैल्यू हमेशा याद रखना है कि पी वैल्यू जो है वो 0.05 या उससे नीचे होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम लोग एक सैंपल लेके काम करते हैं, जनरली जब हम लोग स्कूल मैथमेटिक्स सॉल्व किया करते थे या उसका रिसर्च से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग जनरली उसको कैटेगराइज करते थे कि 0.3 से नीचे होगा तो माइल्ड है, 3 से लेके 5 है तो एवरेज है, 5 से 0.5 से ऊपर है तो 0.8 से ऊपर है तो वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन इसमें इस तरह की बातें नहीं हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका वैल्यू 0.3 आया हुआ है बट द पी वैल्यू इज 0.05 एंड लेस, क्योंकि और आपको बोलना पड़ेगा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव कोरिलेशन 0.3 में भी या 0.28 में भी आप बोलना पड़ेगा, बिकॉज पी कैन वेरी, पी जो है वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल अगर आपने लाखों लोगों पे स्टडी कर लिया है ना, तो आपका पी बहुत कम आने के बाद भी आपका कोरिलेशन का वैल्यू बहुत कम आने से भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 0.5 निकला हुआ है कोरिलेशन बट इट इज नॉट सिग्निफिकेंट क्योंकि आपका सैंपल साइज कम रहा होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ आपके वैल्यूज को देखने से जो कोरिलेशन का वैल्यू देख के आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते रिसर्च। आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखना होगा कि एग्जैक्टली आपका जो पी है वो कितना आ रहा है। अगर आपका पी 0.05 या उससे कम है तो ही आप कंक्लूजन कर सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं सिग्निफिकेंट। तो यही आपको यहाँ बताया गया है। जो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया इसमें इसी का बात कहा गया है। 0.70 आया है, सैंपल साइज इज 18, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 18 और उसमें देखा गया कि पी जो निकल के आया 0.05 से लेस है, ये देखा गया है ना। पी जो है 0.05 से लेस है, इसलिए आप ये कहेंगे कि आपका जो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, है ना। 0.05 से वो कम है। तो जब भी हम कोरिलेशन निकालते हैं तो हम क्या क्या देखने की जरूरत है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड पी वैल्यू। पी वैल्यू से आप पता कर सकते हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो ये कुछ बातें थी कोरिलेशन या कोरिलेशनल स्टडी से रिलेटेड। और इसमें खास जो अगर समराइज किया जाए तो कोरिलेशनल स्टडी जब दो वेरिएबल एटलीस्ट हो तो वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप निकालने की हम कोशिश करते हैं, देखने के लिए कि आगे इसके ऊपर और कुछ किया जा सकता है कि नहीं।
देन यू कैन गो फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी या कॉजल कंपैरेटिव स्टडी आप करें, और उसके बाद देखें कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि नहीं। ये कभी भी आपका इसके लिए नहीं है कि आप कॉज एंड इफेक्ट इसी में बता दें आप। और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द स्टडी, आपके डेटा पॉइंट्स किस तरह से आए हैं, ऑर्डिनल स्केल में है कि रेशियो स्केल में है कि इंटरवल स्केल में है। यू डिसाइड द कोरिलेशन प्रोसेस डिसाइड करेंगे। कोरिलेशन का वैल्यू जो निकल जाएगा, देन डोंट सिर्फ कोरिलेशन का वैल्यू देख के हम ये ना बोल दें कि ये सिग्निफिकेंट है। 0.8 आ गया तो सिग्निफिकेंट हो गया, 0.7 आ गया तो सिग्निफिकेंट हो गया, या -0.7 आ गया, -0.8 आ गया। यू हैव टू सी द टेबल वैल्यू। आपको टेबल देखना होगा, आपको पी वैल्यू देखना पड़ेगा। और पी वैल्यू जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे भी डिपेंड करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो निकला है, वो दोनों के साथ आप जब टेबल देखेंगे और वहां पे अगर आपको दिखता है कि पी जो है वो 0.05 या उससे कम है, देन ओनली यू डिसाइड कि ये सिग्निफिकेंट है, और आपके नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमारा कोरिलेशनल स्टडीज कहलाएगा। और दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशनल स्टडीज। आपको लगता है कि आप लोग इसको समझे होंगे।